हेलो एवरीवन। तो बच्चों हम लोग वेक्टर एनालिसिस में अब तक 3 लेक्चर जो पढ़े हैं उसमें हम लोग बेसिकली ग्राफिकल मेथड को समझे हैं। ग्राफिकल मेथड से वेक्टर्स को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, कैसे उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे और उन पर कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने समझा कि क्या उनका एप्लीकेशन है। बेसिकली जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हम लोगों ने चेंज इन वेलोसिटी निकालना समझा, एक्सेशन निकालना समझा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर उसके बाद एडिशन ऑफ वेक्टर्स में भी कुछ हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड से कुछ बेसिक क्वेश्चन को करा। बस यही है, ग्राफिकल मेथड से यही सब कुछ हम लोग को पढ़ने, यही से क्वेश्चन हमको घुमा फिरा के मिलते रहेंगे। अब ग्राफिकल मेथड पढ़ने के बाद जो अगला मेथड हम लोग को पढ़ना है वो है पैरेललोग्राम मेथड, जिसको हम लोग समटाइम्स एनालिटिकल मेथड भी क्या करके पुकारते हैं। अभी जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो तुमको बताऊंगा कि कहने को भले ये पैरेललोग्राम मेथड है, मगर इसके पीछे भी वो ग्राफिकल मेथड ही है। बस कहने का नाम एक अलग है, बट जो बेसिक है वो ग्राफिकल मेथड ही हमारा है। पैरेललोग्राम मेथड भी कुछ नया नहीं है। जो हम लोग ग्राफिकल मेथड में डायग्राम के हेल्प से रिजल्टेंट फाइंड करते हैं वही यहाँ पर भी करना है, बट एक कहने का तरीका चलो अलग हो गया। एक उससे एक क्या होगा, तुमको ऊपर फॉर्मूला मिलेगा, डायरेक्शन का फॉर्मूला मिलेगा, रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड निकलने का फॉर्मूला मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल मेथड। तो अब जब हम लोग चीज़ों को अच्छे समझ चुके हैं ग्राफिकल मेथड में डायग्राम के हेल्प से डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, सब्ट्रैक्शन का, एडिशन का, तो अब कोई खास इसमें दिक्कत हमको नहीं होगी। ठीक है। और जैसा कि तुमको मैंने बता दिया है कि चैप्टर्स वाइज हम लोग प्रॉब्लम शीट करेंगे और उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे जो हमारे डाउट्स होंगे, क्योंकि फिर कोई मतलब नहीं रहता है कि यार क्वेश्चंस करें और डाउट सॉल्व ना हो तो फिर कोई मतलब नहीं होता है करने का। जहाँ डाउट हो वो क्लियर हो तो फिर स्मूथ प्रिपरेशन चलती है। डाउट्स को बचा के रखते रखते फिर वो पाइलअप होता रहता है, तो वो हम लोग को नहीं करना है। डाउट्स हो उसको तुरंत हमें क्लियर करके आगे बढ़ना है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, क्या समझेंगे इस लेक्चर में? तो आज हम लोग 2 चीज़ें समझेंगे। एक तो ये समझेंगे पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है, एडिशन ऑफ फैक्टर्स के लिए, रिजल्टेंट के लिए क्या फॉर्मूले हैं, क्या डायरेक्शन के लिए फॉर्मूले हैं, और रिजल्टेंट किन किन बातों पर डिपेंड करता है, क्या इस फॉर्मूले से हमको पता चल सकता है। दूसरा एक छोटी सी और चीज़ सीखेंगे, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब सीधी भाषा में बात किया जाए तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो हम लोगों ने डायग्राम के हेल्प से सीखा, अब दोनों का ही हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे। वेक्टर के एडिशन का जो मैग्नीट्यूड है उसका फॉर्मूला, और वेक्टर की जो सब्ट्रैक्शन है उसके मैग्नीट्यूड का भी फॉर्मूला हम लोग फाइंड करेंगे। और फिर क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते होंगे इन दोनों टॉपिक पे उसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं, पैरेललोग्राम मेथड क्या होता है। ठीक है, चलो। तो उसके लिए सबसे पहले मान लो मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं। ठीक है, उनके मैग्नीट्यूड्स, उनके डायरेक्शन हमें अच्छे से क्लियरली नोन है ना। जब डायरेक्शन वेक्टर्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर कैसे बात आगे बनेगी। तो सपोज दैट 2 वेक्टर्स मैं लिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और एक पॉइंट पर ये 2 वेक्टर लगे हैं, 2 फोर्स, 2 वेलोसिटी, कोई भी 2 वेक्टर। ठीक है। ऑफ कोर्स इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी हमको पता होना चाहिए, चाहे ग्राफिकल मेथड हो चाहे एनालिटिकल मेथड हो, हमें दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल की सख्त ज़रूरत है, बिना उसके बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो 2 वेक्टर्स हमको दिए हैं, बीच का एंगल थीटा है। अब पैरेललोग्राम मेथड, जैसा कि तुम्हें से बहुत बच्चे इस बात को जानते भी होंगे, जो कि हम लोग 11th में बहुत डिटेल में इस मेथड को पढ़ते हैं, क्योंकि एक चीज़ दो को बताने में भूल गया तुमसे इस मेथड के बारे में, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मेथड हम लोग ठीक है वेक्टर से पढ़ रहे हैं, मगर ये वेक्टर का जो मेथड है ये तुमको हर चैप्टर में जहाँ कहीं भी वेक्टर्स की बात होगी, जहाँ कहीं भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को हमको डील करना होगा,
वहाँ पे फॉर्म तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो फॉर्मूले एक हैं, इसके यूज़ अनेक हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू ही पढ़ना कि यार वेक्टर्स में क्वेश्चंस पैरेललोग्राम मेथड से आए चाहे ना आए, वी डोंट नो, बट आगे के चैप्टर्स में बहुत ऐसे टॉपिक होंगे, बहुत ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर पैरेललोग्राम मेथड से तुमको वेक्टर्स के रिजल्टेंट फाइंड करने होंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसके फॉर्मूले को और रिजल्टेंट के डायरेक्शन को हमेशा समझना है और अप्लाई करना है। ठीक है, तो दो वेक्टर्स ए और बी हमें गिवन है जिनके बीच का एंगल थीटा है, और हमें इनके एडिशन का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी कि रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, या सिंपली भाषा में ऐड करना है यार, सिंपल ऐसा बस ऐड करना है। ठीक है, ऐड करने के बाद जो आएगा वही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, उसको फाइंड करना है। तो पैरेललोग्राम मेथड ये कहता है कि भाई जब भी किसी पॉइंट पर दो वेक्टर्स अप्लाइड हो तो आप बस एक काम करिए कि इन दो वेक्टर्स को मिला करके एक पैरेललोग्राम बना दीजिए। सबसे पहला काम ये करना है कि एक पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन करना है इन दो वेक्टर के हेल्प से। ठीक है, करना क्या है कि इन दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स मान लो, एडजेसेंट जो आपस में टच कर रहे हो, दैट इज एडजेसेंट साइड्स मान लो, और बाकी दो साइड कंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, पैरेललोग्राम जैसे बनते वैसे बनाओ। तो चलो पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो पैरेललोग्राम जैसा कि हम जानते हैं कि आमने सामने की साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल और इक्वल भी होंगी। तो जब मैं पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो यहाँ एक साइड ड्रॉ करूंगा जो बी के इक्वल और पैरेलल होगा, यहाँ जो साइड ड्रॉ करूंगा वो ए के इक्वल और पैरेलल होगा। ठीक है, तभी तो बनेगा पैरेललोग्राम। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर एक सपोज दैट एक मैंने साइड ड्रॉ किया जिसकी लेंथ बी की लेंथ के इक्वल है और पैरेलल भी होना चाहिए, तभी तो बनेगा पैरेललोग्राम। और सेम काम हमने यहाँ भी किया। भाई पैरेललोग्राम में चार साइड होंगी तो चारों का जुगाड़ करना होगा ना, कौन कौन कहाँ कहाँ कैसे कैसे होगा। तो दो का जुगाड़ कैसे हो गया, दो तो वेक्टर हमें दिए थे वो उनका तो जुगाड़ हो गया, चलो दो साइड तो वेक्टर बने, बाकी दो कैसे बने, बाकी दो वेक्टर बाकी दो साइड उन्हीं दोनों वेक्टर के हिसाब से बनेंगे। तो पैरेललोग्राम में साइड्स इक्वल और क्या होते हैं, पैरेलल, आमने सामने के। तो ये आमने सामने के दो साइड्स मैंने बना दिए। ठीक है, अब रूल ये कहता है कि जब भी हमें दो वेक्टर्स गिवन है, किसी पॉइंट पे दो वेक्टर्स अप्लाइड हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा, जो उनके एडिशन होगा, एडिशन का जो मैग्नीट्यूड होगा ये कह सकते हो, वो एडिशन, वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का समेशन, वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो उस पैरेललोग्राम के डायगोनल से एक्सप्रेस होगा। डायगोनल भी दो होंगे, कौन सा डायगोनल इस पर भी ध्यान रखना है। तो जो डायगोनल, जैसे ये दो वेक्टर्स देख रहे हो जहाँ पे अप्लाइड है, वहाँ से एक डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे, वही उन दोनों के रिजल्टेंट को, एडिशन को शो करता है। तो यहाँ से एक डायगोनल मैंने यूं ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फाइन। ठीक, तो अब जो ये मैंने डायगोनल ड्रॉ किया है, जो तुम देख रहे हो, यही डायगोनल इन दोनों वेक्टर्स के एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड वाइज भी, डायरेक्शन वाइज भी। अब मैग्नीट्यूड वाइज भी डायरेक्शन वाइज का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि इसकी जो लेंथ देख रहे हो, डायगोनल की जो लेंथ है, वो इन दोनों वेक्टर का जो एडिशन होगा उसके मैग्नीट्यूड को शो करता है, और इस डायगोनल का जो डायरेक्शन है, जो जिधर वो जा रहा है, जिस जो भी इसका डायरेक्शन होगा वही रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी होगा। तो दिस डायगोनल रिप्रेजेंट्स एडिशन ऑफ वेक्टर्स या रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स in terms of direction as well as magnitude. मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में ही शो करता है। इसकी लेंथ मेजर कर लोगे मैग्नीट्यूड मिल जाएगी, इसका डायरेक्शन चेक कर लोगे मैग्नीट्यूड, एडिशन का तुमको डायरेक्शन मिल जाएगा, रिजल्टेंट का तुमको डायरेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो जब भी हमें दो वेक्टर्स दे किसी पॉइंट पर
और हमको पैरेललोग्राम मेथड से फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, उन दोनों वेक्टर्स को एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड मान लेंगे और बाकी दो रिमेनिंग साइड हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कैसे कंप्लीट करेंगे ये बता दिया मैंने। आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल और पैरेलल। तो यहाँ जो साइड ड्रॉ करूँगा वो बी के इक्वल और पैरेलल, यहाँ जो ड्रॉ करूँगा यहाँ पे वो ए के इक्वल और पैरेलल। तो इस तरह पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के बाद जो डायगोनल हम लोग ड्रॉ करेंगे वही दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहलाता है। ठीक है, सो दिस इज रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब तुमको लग रहा हो कि यार ये तो नया मेथड है, पैरेललोग्राम मेथड है, ठीक है अच्छी बात है, मगर नया मेथड नहीं है। इसको ध्यान से अगर देखोगे तो ग्राफिकल मेथड ही है, बस कहने का एक तरीका लोगों ने बदल दिया। जैसे कैसे, ये जो वेक्टर देख रहे हो, ये जो साइड देख रहे हो वो वेक्टर बी ही है क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड बी के बराबर है और डायरेक्शन बी के सेम है। तो ये वेक्टर को हम लोग वेक्टर बी के बराबर कह सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये इसका डायरेक्शन हो गया वेक्टर बी का। ठीक है, दिस इज योर वेक्टर बी। ठीक है, ये वेक्टर तुम्हारा बी है, इसको कोई हर्जा नहीं है कहने में क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बी के सेम है। अब ग्राफिकल मेथड में क्या करते थे, एक बार जरा रिकॉल करो क्या करते थे। पहले वेक्टर ए को ड्रॉ कर लिया, एडिशन की बात कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन की है। तो कैसे क्या करते थे, याद कुछ आ रहा है कि पहले वेक्टर ए को ड्रॉ कर लिया, ए के हेड से वेक्टर बी को ड्रॉ कर दिया, कुछ याद आ रहा है, ऐसे ही करते थे। और फिर ए के टेल से बी के हेड को ड्रॉ कर दिया। तो यही तो इन दोनों का एडिशन होता था। ग्राफिकल मेथड में कैसे करते थे, ग्राफिकल मेथड में वेक्टर ए ड्रॉ किया, जहाँ पे ए खत्म वहाँ से बी ड्रॉ किया, फिर दोनों को मिला दिया, दिस इज योर ए प्लस बी। तो कायदे से कर देखो तो वही तो चीज़ है। ये वेक्टर ए है, जहाँ पर ए खत्म वहाँ से बी शुरू, तो ये इसका रिजल्टेंट ही तो होगा। तो उसी चीज़ को हम लोग पैरेललोग्राम मेथड में पैरेललोग्राम का डायगोनल कहकर पुकारते हैं, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ग्राफिकल मेथड में कैसे ऐड करते हैं। तो अगर मैं तुमको एक बात सच बताऊं तो वेक्टर को ऐड करने का सिर्फ एक ही मेथड है, दैट इज ग्राफिकल मेथड। बस ये उसको, इस रिजल्टेंट को कहने का तरीका बदल दिया कि पैरेललोग्राम का डायगोनल, मगर है तो वही एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। इसमें एक फॉर्मूला मिलेगा, डायरेक्शन का फॉर्मूला मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वो बात की बात है। लेकिन जो मेथड है वेक्टर को ऐड करने का, द वेरी बेसिक मेथड इज दिस, द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। इस बात को ध्यान रखो, इम्पॉर्टेंट है, बेसिक्स है। बेसिक्स जितने स्ट्रांग रहेंगे उतना ज़्यादा गलतियाँ कम होगी, उतना तुम कम समय लोगे। जिनके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे उनको बहुत वक्त लगेंगे चीज़ों को समझने में, कंप्लीट करने में। बेसिक्स स्ट्रांग होगा, चीज़ जल्दी कवर करोगे, टाइम बचेगा, स्ट्रेस कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि जब चीज़ें समझ में आती जाती हैं तो स्ट्रेस कम होता है, जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो बेफालतू का स्ट्रेस बढ़ता जाता है। तो कोशिश करना चीज़ों को समझने की, बेसिक्स पर ध्यान देने की, ताकि स्ट्रेस कम रहे। ठीक है, तो दिस इज योर पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, अब चलते हैं इसके फॉर्मूले पर, देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो जैसा कि मैं देखा, तो रिजल्टेंट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब हम लोग को डेरिवेशन करने की जरूरत तो नहीं है, बस चीज़ों को समझना है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कैसे आता है, उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग टू ड्राइव द इंटायर फॉर्मूला। ठीक है, वो भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस समझना है। तो दो वेक्टर्स ए और बी हैं, उनके बीच का एंगल अगर ये थीटा है तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड या ए प्लस बी, मॉड ए प्लस बी कहेंगे। ठीक है, मॉड ए प्लस बी मतलब क्या, मॉड ए प्लस बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, या यू कैन ऑल्सो से मैग्नीट्यूड ऑफ सम, कोई बात नहीं,
मैग्नीट्यूड ऑफ सम कहो या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, दोनों बात सेम है। तो रिजल्टेंट जो है, मैं इस पे एरो नहीं लगा तो समझ जाना कि सर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, एरो लगा होगा तो डायरेक्शन की बात भी होगी, ठीक है। तो एरो यहाँ नहीं लगा, मतलब हम लोग सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड पे ही ध्यान फोकस कर रहे हैं कि रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब इसकी लेंथ कितनी आएगी, सिंपल सी बात है। तो मॉड ए प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ सम या मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, जहाँ थीटा होगा उन दोनों वेक्टर्स के बीच बनने वाला एंगल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए। बहुत ही फेमस, बहुत बेसिक और बहुत वास्टली यूज्ड फॉर्मूला है ये, जो मेरे ख्याल से लगभग सारे बच्चों को पता होता है कि रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो तुम्हें से बहुत बच्चों को ये फॉर्मूला बहुत वैसे पता भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। यूज़ करना है, अप्लाई करना है, क्या उसके बारे में बातें वो हमको पढ़ना है। तो मॉड ए प्लस बी इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। रिजल्टेंट का ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अभी डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगी, जो उसकी डायगोनल की लेंथ आएगी, वो ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? अच्छा, लेकिन रिजल्टेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सोचो सीधी सी बात। तो जब कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो हम केवल मैग्नीट्यूड बता करके अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, हमें डायरेक्शन भी बताना होगा कि रिजल्टेंट जो आया है दो वेक्टर्स का, ए और बी का जो रिजल्टेंट है कहाँ जा रहा है, डायरेक्शन क्या है उसका। बिना उसके कोई मतलब नहीं रिजल्टेंट फाइंड करने का, कोई मतलब ही नहीं है। इफ़ यू कांट फाइंड डायरेक्शन और रिजल्टेंट, उनके मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ये फॉर्मूला तब तक अधूरा है जब तक हम ये ना बताएं कि भाई इस रिजल्टेंट का दिशा क्या है, किधर वो जाएगा। तो इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट, जो जो इन वेक्टर का रिजल्टेंट है, इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। देखो, थोड़ा एंगल पे ध्यान से फोकस करना ना, एंगल में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये थीटा तो वेक्टर है और वेक्टर बी के बीच का एंगल है, क्लियर है। अब रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल, चलो मैंने मान लिया अल्फा। डायरेक्शन मतलब क्या, कि किसी वेक्टर का एंगल बताओ कि यहाँ से इतने एंगल पे जा रहा है, वहाँ से उतने एंगल पे जा रहा है, और क्या होता है। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताने का क्या मतलब हुआ कि मैं ये बताऊँ दूँ कि रिजल्टेंट वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है और वेक्टर बी से कितना एंगल बना रहा है। अगर मैं ये दो एंगल बता दूँ तो ठीक है, वेक्टर रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो जनरली रिजल्टेंट का डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि वो रिजल्टेंट दोनों वेक्टर से कितने कितने एंगल पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो देख लो। वी हैव फॉर्मूला फॉर डायरेक्शन, दैट इज tan अल्फा इज b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। तुमको इसको याद करने का तरीका ही बताऊंगा अभी। अल्फा याद रखना, वेक्टर ए से एंगल है, वेक्टर ए से बनाया गया एंगल रिजल्टेंट का। तो फॉर्मूला क्या होगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस। इसको कैसे याद करो, कैसे समझोगे, क्यों, क्योंकि हर जगह ए और बी नहीं आएगा, शायद एक्स वाई आ जाए, पी और क्यू आ जाए, तो कैसे इसको समझोगे। बहुत सिंपल सी बात है। देखो टेन अल्फा है तो टेन इज इक्वल टू क्या होगा, साइन अपॉन कॉस, वो तो होगा। तो ये तुम एंगल निकाल रहे हो वेक्टर ए से, तो जो दूसरा वेक्टर बी है वो यहाँ पे आ जाएगा, बी साइन सॉरी बी साइन और बी कॉस। टेन है तो साइन बाई कॉस हो गई, और जिस वेक्टर से एंगल फाइंड कर रहे हो वो वेक्टर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो टेन अल्फा इज बी साइन थीटा अपॉन बी कॉस थीटा प्लस ए, ठीक है। उसी तरीके से मान लो अगर मैं टेन बीटा यहाँ से फाइंड करना चाहूँ, टेन बीटा, अब
बीटा कहाँ से एंगल है, तो बीटा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विथ वेक्टर बी। ठीक है, तो क्या होगा, ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा प्लस बी। ठीक है, तो टेन बीटा इज ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले मुझे ये बता देंगे कि जो रिजल्टेंट है वो दोनों वेक्टर से कितने एंगल बना रहा है, क्या उसका एग्जैक्ट डायरेक्शन है। वैसे एक एंगल से भी पता चल जाएगा, अगर अल्फा भी निकल गया तो भी ठीक है, या बीटा भी निकल गया तो भी ठीक है। नॉट नेसेसरली कि हम लोग दोनों एंगल ही बताएं, बट फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखो, अच्छी बात है। तो ये जो रिजल्टेंट है, फॉर्मूला है, वो क्या बताता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। याद रखना, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड ए प्लस बी होता है। ठीक है, उनके सम का मैग्नीट्यूड ही रिजल्टेंट है। क्लियर है, एकदम एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, क्या पढ़ा रहे हम लोग, मॉड ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ एडिशन ही रिजल्टेंट है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब मैंने कहा डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, डायरेक्शन का मतलब ये होगा कि वो रिजल्टेंट दोनों वेक्टर से कितने कितने एंगल पर जा रहा है, दैट इज अल्फा एंड बीटा। तो उसका ये फॉर्मूला होता है। इस फिगर को ध्यान से देखोगे, इस फॉर्मूले को 3-4 बार ध्यान से देखोगे तो कुछ समझ में आ जाएगा कि रटना उठना कुछ नहीं है, बस फिगर क्लियर है तो फॉर्मूला क्लियर है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमें कुछ बहुत बेसिक बातें समझनी है, इंपॉर्टेंट बातें समझनी है, क्या होता है, कैसे होता है। तो इसे ज़रा कॉपी कर लो फॉर्मूले को, डायरेक्शन को। तो इस फॉर्मूले में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, जल्दी, वेरी क्विक। अब क्या करते हैं कि रिजल्टेंट के बारे में और कुछ हम लोग जानते हैं, इसके वैल्यू के बारे में, कि एंगल के हिसाब से ये वैल्यू इसकी कैसे चेंज करती है, रिजल्टेंट कब मैक्सिमम कब मिनिमम, किस एंगल पर से क्या वैल्यू आती है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं एक बार। सबसे पहले रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैं एक बार लिख दूं, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहली बात, इफ टू वेक्टर्स हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, मान लो हम लोग दो ऐसे वेक्टर को ऐड करने जा रहे हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, एंगल उनके बीच का जो भी है, बस मैग्नीट्यूड उनकी सेम होनी चाहिए। तो उससे हम लोग को एक छोटा सा फॉर्मूला मिलेगा जो बहुत हमको हेल्प करेगा, हमारे टाइम को बहुत बचाएगा। ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के बहुत जगह तुमको मिलेंगे क्वेश्चंस में, तो वहाँ पर पूरा सॉल्व करने से अच्छा एक फॉर्मूला पता हो तो टाइम बचेगा हमारा। सपोज दैट ये दो वेक्टर्स है। ठीक है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, लेंथ दोनों की सेम है, दैट इज एल। ठीक है, डायरेक्शन दोनों का डिफरेंट है, बीच का एंगल थीटा है, मगर दोनों की मैग्नीट्यूड सेम। इस बात को ध्यान रखना, दिस मैग्नीट्यूड इज सेम। तो मैं यहाँ पर वैल्यू का रखूंगा, ए की वैल्यू भी एल है, बी की वैल्यू भी एल है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करूंगा, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूंगा, तो फॉर्मूला हमारे सामने ये आएगा, द रिजल्टेंट विल बी 2l cos थीटा बाई 2। इस बात को ध्यान रखना, 2l cos थीटा बाई 2 इज द रिजल्टेंट जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह हम लोग इसको डायरेक्ट यूज करेंगे और अपना वक्त बचाएंगे। ठीक है, याद रहेगा, अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनके रिजल्टेंट का फॉर्मूला 2l cos थीटा बाई 2, जहाँ l क्या होगा, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड जो भी हमको दिए रहेंगे, और थीटा क्या होगा, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। ठीक है, बेसिक सा फॉर्मूला याद रखना, बहुत जगह इसको हम लोग यूज करेंगे। देन एक छोटा सा बात और ध्यान रखना,
कि हालांकि ये सब चीज़ें हम बहुत आराम से मैथमेटिकली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर पता होगा तो तुमको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे अगर मेरे पास दो वेक्टर हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ना क्लिक करने वाली है, ऐसा नहीं कि तुमको बैठ के इसको रटना है। एक एक क्लिक की तरह याद रहता है, क्या दिमाग में अच्छा हाँ ये स्पेशल चीज़ है, एक स्पेशल चीज़ ऐसा हो रहा है। जैसे मान लो दो वेक्टर है, अगेन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, और बीच का एंगल उनका मान लो 120 है, सपोज दैट, ठीक। तो याद रखना जब भी दो वेक्टर्स जिनकी मैग्नीट्यूड सेम हो और वो 120 डिग्री पर एक दूसरे के साथ लगे हो, तो उनका रिजल्टेंट भी सेम होता है L। अब इससे तुमको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा अगर तुम इस चीज़ों को याद रखोगे तो। जैसे अगर कभी भी तुम देखना कि यार दो वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और रिजल्टेंट भी सेम है, तो समझ रहे एंगल 120 है। जैसे वेक्टर A इज 10, वेक्टर B इज 10, रिजल्टेंट इज ऑल्सो 10, 120 डिग्री, और किसी एंगल पे हो नहीं सकता ऐसा। रिजल्टेंट की वैल्यू दोनों वेक्टर की वैल्यू के सेम हो 120 डिग्री, एकदम समझ लो। रिजल्टेंट इज फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेक्टर इज x, सेकंड वेक्टर इज x, रिजल्टेंट इज ऑल्सो x, 120 डिग्री तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। यहाँ से भी निकाल सकते हो, सेम चीज़ मिल जाएगी। तो कभी भी अगर दो वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड के हों और उनका रिजल्टेंट भी सेम आए, तो समझ जाना कि मामला 120 डिग्री वाला है, ठीक है। बहुत जगह इसको हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट, तो वहाँ पे क्या होगा, सब फॉर्मूले में जरूरत नहीं पड़ेगी। देखा क्लियर है, चाहे तो वो वाला कंडीशन सर ने बताया था, अप्लाई किया, आगे चले गए। छोटी छोटी बातों पर मेहनत करो, बड़ी चीज़ अपने आप बनेगी, ठीक है। ये तो हो गया, दो चीज़ें ये हो गई। अब बात करते हैं कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से हमें मिलता है। एंगल हमको पता होना चाहिए, अलग अलग एंगल पर रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हो। कुछ बेसिक बातें भी ध्यान रखना इसके बारे में। जैसे अगर मेरे पास दो वेक्टर्स दिए गए हैं जो कि सेम डायरेक्शन में है, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, दैट इज सेम डायरेक्शन का मैथमेटिकल मतलब ये हुआ कि उनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो जब यहाँ पे cos 0 पुट करो, cos 0 कितना हो जाएगा 1, और ये तुम्हारा a प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो याद रखना जब भी दो वेक्टर्स एक दूसरे से सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। जो r की वैल्यू होगी दैट विल बी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा r कभी हो नहीं सकता। कभी भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में रिजल्टेंट इज मैक्सिमम, और कितना होगा, तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट सम, बस डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग को ऐसा बोलते हैं ना सब लोग कि यार वेक्टर को डायरेक्ट ऐड नहीं करना चाहिए, उनके डायरेक्शन को देखो, उनके बीच एंगल को देखो, फिर फॉर्मूले को लगाओ। ऐसा लोग बोलते हैं, बताते हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है, डायरेक्ट बिल्कुल ऐड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में हो तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। आई मीन डायरेक्ट ऐड करने का मतलब कि उनके मैग्नीट्यूड को उठाकर बस ऐड कर दो, 2 + 3 = 5, 3 + 4 = 7। मगर हमेशा नहीं, जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो। क्लियर है। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, a + b, वो भी तब जब डायरेक्शन क्या होगी, सेम। बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। बहुत बेसिक सी कॉन्सेप्ट है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिस पे हम लोग ऑप्शन के थ्रू हेल्प लेंगे, तो वहाँ पे ये बातें बहुत हेल्प करती हैं हमारी। ऑप्शन को एलिमिनेट जहाँ पे हम लोग करते हैं कि यार ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, वो ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ऐसे करते हैं ना एलिमिनेशन वाला मेथड, वहाँ पे ये बहुत हेल्प करेगा कि रिजल्टेंट विल बी a + b, मैक्सिमम a + b, उससे ऊपर कोई चांस ही नहीं है। अगर एक वेक्टर 3 है, दूसरा वेक्टर 4 है, मैक्सिमम विल बी 7, दैट्स इट, बस खत्म कहानी।
उससे ऊपर होने का मतलब ही नहीं है फिर। ठीक। फोर्थ, इन केस मान लो अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट हो, अपोजिट वेक्टर का मतलब वो बीच का एंगल कितना होगा, जाहिर सी बात है 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब बीच का एंगल अगर 180 डिग्री होगा तो cos 180 इज -1, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी इस कंडीशन में, याद रखना बच्चों, क्या होती है, मिनिमम। रिजल्टेंट मिनिमम तब होगा जब वेक्टर्स क्या होंगे, अपोजिट होंगे। और कितना होगा, तो दोनों वेक्टर के बीच का डिफरेंस, अब a माइनस बी का हो चाहे b माइनस ए का हो, दोनों में से जो बड़ा हो, बस डिफरेंस लेना है दोनों का, जो बड़ा हो छोटे वाले को माइनस कर देना है। और जो बड़ा होगा रिजल्टेंट भी उधर ही जाएगा। याद रखना, जब दो वेक्टर को तुम सब्ट्रैक्शन करते हो, सीधे माइनस करते हो, तो जो बड़ा होगा रिजल्टेंट उसके दिशा में ही जाएगा। ठीक, और यहाँ तो सेम डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट भी उधर ही जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर तो मैंने ए बड़ा दिखाया है, तो जाहिर सी बात रिजल्टेंट ए की दिशा में जाएगा, बी बड़ा होता तो बी की दिशा में जाता। तो इट कुड बी ए माइनस बी या बी माइनस ए, डिपेंड करेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है, लेकिन जब भी होगा डिफरेंस ही होगा, सम नहीं कर सकते। वो तब करोगे जब सेम डायरेक्शन में होगा। तो रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू उनका सम ए प्लस बी, मिनिमम वैल्यू उनका डिफरेंस दैट इज ए माइनस बी। कब होगा, सेम डायरेक्शन में मैक्सिमम, अपोजिट होगा तो मिनिमम। तो दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि इट मीन्स कि रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा वेक्टर्स के डिफरेंस और वेक्टर्स के समेशन के बीच में ही लाई करेगी। कैसा कह सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स एंड लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ टू वेक्टर्स, मतलब मैग्नीट्यूड का सम। बात समझ में आ रही है, रिजल्टेंट कभी भी डिफरेंस से कम नहीं हो सकता और सम से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल तुमको समझा दूँ, अगर मैंने कहा एक वेक्टर 1 है, एक वेक्टर 3 है, एक वेक्टर 3 है और दूसरा वेक्टर मान लो 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो r की वैल्यू होगी वो हमेशा 1 और 7 के बीच में लाई करेगी। अब ये 1 7 कहाँ से आ गया, तो 1 जो है बच्चों दोनों का डिफरेंस है और 7 जो है वो दोनों का सम है। तो कभी भी 1 से कम नहीं होगा, 7 से ज़्यादा नहीं होगा। और 1 भी तब होगा जब अपोजिट होंगे, 7 भी तब होगा जब सेम डायरेक्शन में होंगे। और इनके बीच 1 और 7 के बीच 1.5, 1.7, 2.5, 2.3 इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। सारी वैल्यूज पॉसिबल है रिजल्टेंट की। दो वेक्टर के एंगल को चेंज करोगे तो रिजल्टेंट की कुछ भी वैल्यू आ सकती है, मगर वो कुछ भी a माइनस बी और a प्लस की बी के बियॉन्ड नहीं जा सकता। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत ही तुमको हेल्प करेगा। रिजल्टेंट की वैल्यू वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से कभी कम नहीं हो सकता और उनके मैग्नीट्यूड के सम से कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। ए डिफरेंस बी के बराबर हो सकता है, ए प्लस बी के बराबर हो सकता है, ए प्लस बी के बियॉन्ड नहीं जाएगा, ए माइनस बी से कम नहीं जाएगा। ठीक है, अगर 3 और 4 है तो समझना कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 1 और 7 के बीच में ही इनकी सारी वैल्यूज लाई करेगी डिपेंडिंग ऑन एंगल। ठीक है, एक चीज़ और है जो हमको बहुत जगह देखने को मिलेगी, उसकी बात भी हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास दो वेक्टर्स दिए हैं जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, यानी बीच का एंगल कितना 80 डिग्री है। तो ये वाला केस भी हम लोग को बहुत जगह देखने को मिलता है। तो cos 90 विल बिकम 0, तो सीधे रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट का सीधा सा फॉर्मूला होगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेसिक फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है,
बट ध्यान होना चाहिए, फटाफट यूज़ होगा, हमको समय बचाना है। हम लोग को हर चीज़ को अप्लाई वहाँ पे करके चेक थोड़ी करना है, देखना है, समझना है कि 0 डिग्री पर कितना होगा, 180 पे कितना होगा और 90 डिग्री पे कितना होगा। तो 90 पे कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोग जो भी पढ़ा, जो भी इसमें हम लोग समझ रहे हैं वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में है ना, कि मैग्नीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, क्या कहानी कैसे है। अब थोड़ा डायरेक्शन की बात भी करते हैं कि अल्फ़ा बीटा कब कब किन किन बातों पर डिपेंड करते हैं। रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में बहुत बात होगी, जो डायरेक्शन की बात भी कर लेते हैं। जैसे मान लो पॉइंट नंबर 6, अगर कभी भी दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है, ठीक है, जैसे मान लो इसकी मैग्नीट्यूड भी एक्स है, इसकी मैग्नीट्यूड भी एक्स है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच से पास करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो बहुत बेसिक सी बात है, जो बहुत बच्चे केयरलेसनेस की वजह से गलती कर देते हैं। है बहुत छोटी सी बात, लेकिन बहुत जगह अप्लाई करेंगे और बहुत क्विकली डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो जब भी दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम हो, रिजल्टेंट उनके बीच एकदम मिड से पास करेगा, एंगल को बाइसेक्ट करता हुआ। यानी कि अगर दोनों वेक्टर के बीच एंगल में थीटा मान लूँ, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, θ/2 θ/2। यानी कि मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ कि ये अल्फ़ा और बीटा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे भाई, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। याद रहेगा ये बात। अगर कभी भी दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी तो उनके बीच के एंगल भी, मतलब रिजल्टेंट जो होगा वो दोनों वेक्टर से इक्वल एंगल फॉर्म करेगा, एकदम बीच से पास करेगा, जाहिर सी बात एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। इन केस ऐसा अगर नहीं है, हमेशा थोड़ी वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, मान लो ऐसा नहीं है और तो किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कम है, तो ऐसे कंडीशन में रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा। तो जब भी ऐसा हो कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम ना हो, सेम होगा तो ठीक है, 20 से पास करेगा। वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर सेम नहीं है तो रिजल्टेंट जो बड़ा वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड वाइज, उसकी तरफ झुक जाएगा। जैसे अगर मैं तुमको यहाँ समझाना चाहूँ कि अगर दो वेक्टर है, किसी पॉइंट पर दो वेक्टर लगे, ये मान लो 10 न्यूटन की वैल्यू है, इसकी रिजल्टेंट है मान लो लेट अस सपोज 20 न्यूटन। तो रिजल्टेंट तो बीच में तो रहेगा, वेक्टर के बाहर नहीं जाएगा, बीच में रहेगा, लेकिन एकदम बीच से पास नहीं करेगा। ये बात समझना है, बहुत बच्चे सोचते हैं कि हमेशा बीच से ही पास करेगा, बीच में रहेगा, बीचों बीच नहीं रहेगा। डिफरेंस है दोनों में ना, बीच में होने और बीचों बीच में होने में। मिडिल में होगा, राइट इन द मिडिल नहीं होगा अगर वेक्टर अनइक्वल है तो। जो बड़ा वेक्टर होगा रिजल्टेंट उसकी तरफ झुक जाएगा, मतलब बड़े वेक्टर से एंगल छोटा हो जाएगा और छोटे वेक्टर से एंगल बड़ा हो जाएगा। बहुत ही बेसिक सी बात है ये। अगर किसी पार्टिकल पर तुम दो फोर्स लगाओ, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा, तो पार्टिकल किधर जाएगा, बड़े फोर्स की तरफ। अगर मुझे दो लोग खींचे, एक इधर से खींचे एक इधर से खींचे, तो जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा मैं उसकी तरफ शिफ्ट होऊंगा। ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सर ये कैसे हो गया। क्लियर है ना। अगर मुझको दो लोग खींचे, एक इधर से एक इधर से, तो मैं किसकी तरफ शिफ्ट करूंगा। अगर दोनों बराबर होंगे तो मैं वहीं भी टिका रहूंगा। अगर नहीं है तो जो मुझको ज़्यादा फोर्स से खींचेगा मैं उसकी तरफ खींच जाऊंगा, थोड़ा सा उसकी तरफ झुक जाऊंगा, पूरा नहीं लेकिन उसकी तरफ थोड़ा सा झुकूंगा। तो वही बात है, अगर दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड इक्वल है तो ठीक है, 20 से पास करेगा, एंगल सेम होंगे, एंगल बाइसेक्ट करते हुए पास करेगा, राइट फ्रॉम द मिडिल, बीचों बीच। लेकिन ऐसा नहीं है, अनइक्वल है, तो रिजल्टेंट की टेंडेंसी होती है कि जो बड़ा वेक्टर होगा उसकी तरफ वो झुकेगा, और झुकेगा तो वहाँ से एंगल छोटा हो जाएगा और दूसरा वाला एंगल बड़ा हो जाएगा। तो सीधी सी भाषा में वेक्टर हमेशा 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 और हमेशा बड़े वेक्टर से कम एंगल बनाएगा, छोटे वेक्टर से ज़्यादा एंगल बनाएगा। ये फैक्ट है जो हमेशा फॉलो होगा।
वेक्टर्स इक्वल हैं तो एंगल्स भी सेम होंगे, नहीं है तो बड़े वेक्टर से छोटा एंगल, छोटे वेक्टर से बड़ा एंगल। तो इससे हमें डायरेक्शन के बारे में अच्छा से एक अनुमान लग जाता है कि वेक्टर का डायरेक्शन किधर होने वाला है, जो कि बहुत हमको हेल्प करेगा बहुत क्वेश्चंस में। बात समझ में आ रही है? तो ये रिजल्टेंट के बारे में कुछ बेसिक्स थे जो हमको अच्छे से पता होना चाहिए बिफोर वी डू क्वेश्चंस। इन पे बहुत अच्छे से कमांड होगा तभी ही क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड की बात हो गई, वो डायरेक्शन की बात हो गई, ठीक है। अभी एक चीज़ और तुमको बताऊंगा, फिर हम लोग वाइंड अप करेंगे। अभी चीज़ अगली में बताना है, ठीक है। चलो, तो दो वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड तो हम लोग देख लिया कि मॉड ए प्लस बी क्या होता है। अब दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड हमें देखना है, यानी कि जो हम लोग ग्राफिकल मेथड से वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते थे, जो मॉड ए माइनस बी आता था, वो हम लोग को मान लो एक फॉर्मूले से फाइंड करना है कि मॉड ए माइनस बी का कोई फॉर्मूला अगर होता तो क्या होता। जैसे मॉड ए माइनस बी का एक फॉर्मूला है, रिजल्टेंट जिसको कहते हो, तो क्या मॉड ए माइनस बी का भी कोई फॉर्मूला है? दो वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन फाइंड करते हैं, दो वेक्टर का जो डिफरेंस फाइंड करते हैं, क्या उसका भी कोई फॉर्मूला है? तो बिल्कुल है, देखते हैं उसको। तो दो वेक्टर हमें चाहिए होंगे। लेट अस टेक टू वेक्टर्स ए एंड बी, बीच का एंगल थीटा। थीटा हमेशा चाहिए होगा, चाहे तुमको मॉड ए प्लस बी निकालना हो, चाहे मॉड ए माइनस। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स मतलब क्या? मतलब हमें ये फाइंड करना है कि भैया मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा। मतलब मॉड ए माइनस बी एकदम क्लियर रहे क्या फाइंड करना है, मॉड ए माइनस बी फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा। हम लोग जो रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, जैसा कि तुमको मैंने पहले ही बता दिया कि वो क्या होता है, मॉड ए प्लस बी होता है। दोनों वेक्टर के एडिशन का या सम का मैग्नीट्यूड, ठीक है। विच इज दिस, मॉड ए प्लस बी इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। ये तो मॉड ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग रिजल्टेंट भी कहते हैं, मॉड आर कहो या फिर मॉड ए प्लस बी, बातें की है। तो दो वेक्टर के सम का मैग्नीट्यूड तो पता है, इसे क्या पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सम। और जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। यानी कि मॉड ए प्लस बी पता है, मॉड ए माइनस बी की हमको जरूरत है। कैसे निकाला जाए मॉड ए माइनस बी? बहुत सिंपल सी बात है, हमें ए माइनस बी फाइंड करना है, ठीक है। तो जैसा कि हम तुमको पहले बता चुके हैं, हम लोग जानते भी हैं कि ए माइनस बी को हम लोग एडिशन के फॉर्म में ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ए में से बी माइनस करना है, या यू भी कह सकते हो कि ए में माइनस बी को ऐड करना है। माइनस बी है क्या? माइनस बी का मतलब वेक्टर में अगर माइनस लगा दोगे तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। तो अगर ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर क्या होगा, माइनस बी, ठीक है। इतना तो बहुत बेसिक सी बात है, हम सब जानते हैं। दिस इज माइनस बी। तो ए में माइनस बी को ऐड करना है, यानी कि ए और माइनस बी का रिजल्टेंट फाइंड करना है। और ए और माइनस बी के बीच एंगल कितना होगा, तो पूरा एंगल 180 है, तो एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो जब मैं ए और माइनस बी का रिजल्टेंट निकालूंगा तो बीच का एंगल कितना लूंगा, 180 माइनस थीटा। तो देयरफॉर मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। अब चूंकि ये फॉर्मूला एडिशन के लिए है तो इस फॉर्मूले को यहाँ तो अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि हम लोग एडिशन ही तो करने जा रहे हैं, है ना। है तो सब्ट्रैक्शन मगर एडिशन में चेंज कर दिया। तो चूंकि हम लोग एडिशन करने जा रहे हैं इसलिए इस फॉर्मूले को यहाँ पे ऐड कर यूज़ कर सकते हो। लेकिन ए में माइनस बी को ऐड करने जा रहा हूँ तो यहाँ जो एंगल थीटा लोगे, हमने यहाँ ए में बी को ऐड किया तो थीटा किसके बीच लिया, ए और बी का। अब यहाँ में ए माइनस बी को ऐड करना है तो थीटा यहाँ कौन सा लोगे, ए और माइनस बी के बीच का, जो कितना है 180 माइनस थीटा।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। एंड वी ऑल नो दैट कॉस 180 माइनस थीटा, हमको इतना तो पता ही है कि कॉस 180 माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये तुम्हारा हो जाएगा मॉड ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो मॉड ए प्लस बी मॉड ए माइनस बी में बहुत बारीक सा फ़र्क है, मगर उससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कैसे हमने निकाला है वो क्या है। फिर देख लो मैंने कैसे निकाला है। ये ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ये स्ट्रिक्टली वहीं पर यूज़ करना है जहाँ पर दो वेक्टर को ऐड करते हैं। सब्ट्रैक्शन का सच कोई फॉर्मूला नहीं है, जो है वो एडिशन का ही है। सब्ट्रैक्शन को एडिशन में चेंज करना होगा। तो हमें ए माइनस बी फाइंड करना था, हमने उससे क्या लिखा, ए प्लस माइनस बी, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए में माइनस बी को ऐड करो माइनस बी को। तो ये फॉर्मूला एडिशन का ही तो है, तो इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बशर्ते तुमको ध्यान देना होगा ए में माइनस बी को ऐड कर रहे हो, तो जो एंगल हमको लेना होगा ए और माइनस बी का लोगे। और किसी वेक्टर में नेगेटिव लगाने का मतलब क्या होता है, उसका दिशा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। किसी वेक्टर में माइनस से मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो ए और वेक्टर माइनस बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। चुपचाप मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। एंड कॉस 180 इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया मॉड ए माइनस बी का फॉर्मूला। मॉड ए प्लस बी का हम लोग पहले से जानते हैं। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड ए प्लस बी, मॉड ए माइनस बी, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत जगह यूज़ करने वाले हैं, जिन पे बहुत अच्छे से हमें कंट्रोल और कमांड होना चाहिए। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट जो है, तो क्यों है, कैसे है। तो जल्दी कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। डू इट फास्ट, ओके फाइन। तो हम लोग आज यहाँ स्टॉप करेंगे, हमें एक एक टॉपिक वाइज चलना है, ठीक है। तो आज हम लोग सीखा है कि मॉड ए प्लस बी क्या है, मॉड ए माइनस बी क्या है, रिजल्टेंट क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, किस चीज़ बातों पर डिपेंड करेगा, ये सब सीखा हम लोगों ने। अब नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली हम लोग इन पर क्वेश्चंस करेंगे, जैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वेश्चंस आए हैं, जैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, वो सब मिला जुला करके एक लेक्चर में पूरे क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे, देन विल मूव अहेड, ठीक है। और जो हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग चैप्टर वाइज प्रॉब्लम शीट्स डिस्कस करेंगे, वो जल्द ही अवेलेबल तुमको करा दिया जाएगा, ठीक है। तब तक प्रिपरेशन करते रहो, पढ़ाई करते रहो। कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच।